नमस्कार। आज राइट एंगल के जरिए में जो सबसे ताज़ा खबर अभी देश में चल रहा है उसके पर चर्चा करेंगे। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। वो है कर्नाटक का जो असेंबली इलेक्शंस हुआ था उसका नतीजा आ रहा है। अभी तक पूरा स्थिति पता नहीं है क्योंकि अभी जो ट्रेंड्स चल रहा है, कुछ इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है, कुछ ट्रेंड चल रहा है। बट ये अगर कंटिन्यू करेगा तो तीन चीज़ ये सुनिश्चित हम बोल सकते हैं ये कर्नाटक का जो इलेक्शन हुआ है। एक तो है कि कांग्रेस का जिसको बोलते हैं कि अभूतपूर्व विजय हुआ है। बीजेपी जो रूलिंग पार्टी था उसका अप्रत्याशित हार हुआ है। और जो किंग मेकर कर्नाटक पॉलिटिक्स में माने जाते हैं, जो हमारा पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा और उनका पुत्र जो कुमार स्वामी, उनका जो स्थिति वो दयनीय है। तो कांग्रेस का अभूतपूर्व विजय, बीजेपी का अप्रत्याशित हार एंड कुमार स्वामी जी का दयनीय स्थिति, ये तीन चीज पूरा क्लियरली अभी वो इलेक्शन से जो रिजल्ट आ रहा है कि जो ट्रेंड है ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो अभी ये प्रश्न उठता है ये हुआ क्यों। तो बहुत पंडित अभी बोलेंगे बिकॉज जब इलेक्शन का डाटा आ जाएगा, रिजल्ट का पूरा ये हो जाएगा, वो तो रियल जो एनालिसिस वो कंक्रीटली आप कल परसों तरसों वो निकलेगा, जो वो अलग बात है। बट मोटा मोटी कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए और मैं आप लोगों का उस चीज़ पर ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। एक बात है कि आप जब कर्नाटक का पॉलिटिक्स आप देखते हैं पिछले कुछ सालों से, देन आप देखेंगे कि वो एक हमेशा एक त्रिकोणीय कंटेस्ट होता है। तो त्रिकोणीय मतलब ऐसे बोला कांग्रेस, बीजेपी एंड कुमार स्वामी जी का और देवेगौड़ा साहब का जो है जेडीएस, ये हमेशा त्रिकोणीय कंटेस्ट कर्नाटक का जो इतिहास है, असेंबली इलेक्शंस का बात मैं कर रहा हूँ, तो वो हमेशा हुआ है। एंड इनवेरिएबली ये देखा गया है ये जब भी त्रिकोणीय कंटेस्ट होता है तो ज़्यादातर हंग असेंबली होता है। जब हंग असेंबली सिचुएशंस में होता है तब क्या होता है, इनवेरिएबली बीजेपी नंबर 1 पार्टी इमर्ज करता है। अब देखिए पिछले 4-5 साल 5 असेंबली इलेक्शंस देखेंगे तो यही हुआ है। वो बीजेपी सरकार बनाए ना नहीं, वो अलग बात है क्योंकि वो जेडीएस और कांग्रेस आई का अलायंस हो जाता है। जेडीएस इसीलिए किंग मेकर रोल उनको प्ले करते हैं, इसीलिए बताया जाता है। ओनली एक ये ट्रेंड का एक उल्लंघन हुआ था 2013 में, जब कांग्रेस को बहुत स्पष्ट बहुमत मिला था एंड बीजेपी का हालत बहुत खराब था। मेरा ख्याल में 40-42 सीट ये उस इलेक्शन में वो जीते थे। बट रिमार्केबल एस्पेक्ट ऑफ दैट इलेक्शन वाज दैट तब वो जो बीजेपी जो फाइट किया था, आपका हैरान होंगे कि वो बीजेपी एक पार्टी का फाइट नहीं था। देयर आर 3 स्ट्रैंड्स ऑफ बीजेपी फाइट कर रहे थे तब। एक थे जो ऑफिशियल पार्ट ऑफ बीजेपी, देन येडियुरप्पा तब अलग हो गए थे, वो भी फाइट कर रहे थे। तो वो रेड्डी ब्रदर्स की और कुछ ग्रुप होता है। मेरा ख्याल में वो जब बीजेपी 3 सेक्शन से और 3 फ्रंट से फाइट कर रहा था अलग अलग, तो ये हालत हो गया कि कांग्रेस को क्लियर कट मेजॉरिटी मिल गया। नहीं तो ये जो ट्रेंड मैंने जब बताता हूँ हमेशा ये होता है, वो जो बीजेपी नंबर 1 पार्टी इमर्ज करके आता है, चाहे वो सरकार बनाए ना नहीं बनाए वो अलग बात है। लेकिन 2013 में ऐसे हुआ था क्योंकि बीजेपी वाज ए डिवाइडेड हाउस। अगर वो एक हिस्टोरिकल तथ्य है, अब भी हम अगर आप देख रहे हैं कि अभी 2023 में अभी क्या हुआ,
ये क्या दर्शाता है कि डिस्पाइट बीइंग द रूलिंग पार्टी, बीजेपी डिड नॉट फाइट cohesively or unitedly, and it was a very much disoriented or fragmented house. Because हम क्यों बोल रहे हैं कि ये सब लोगों को पता है कि जब से वो येडियुरप्पा जी 1 साल 1.5 साल पहले जब उनको हटा दिया गया सो कॉल्ड सेंट्रल लीडरशिप वालों ने, तब से ये झगड़ा चल रहा है. इवन वो रेड्डी ब्रदर्स, वो भी एक पार्ट थे, उनके साथ भी समझौता नहीं हुआ. येडियुरप्पा साहब को हटा दिया गया. देन दूसरा लोगों को जो बोलते हैं कुछ सेंटर, इनका जो सेंट्रल लीडरशिप जो है वो इतना इंटरफियरेंस न किया स्टेट यूनिट में कि बीजेपी में, एंड वो लोग कंट्रोल किए. तो इट वाज एन ओपन सीक्रेट. आप देखेंगे जितना रिबेल्स हुआ है वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, तो ये पता लगता है. जैसे इतने बड़े बड़े जो सीनियर लोगों को टिकट नहीं दे दिया गया, इन्होंने भी कांग्रेस में ज्वाइन किए. मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं कितने लोग वो समर्थ हुए जितने के लिए, कितने हारे, बट वो अलग बात है. लेकिन ये क्लियरली एक ट्रेंड था. वो अगर आप लोकल पेपर में आप देखेंगे, लोकल मीडिया वाला कर रहे थे, जो नेशनल मीडिया इतना फोकस और हाईलाइट नहीं किया था. मैंने पर्सनली कर्नाटक में कुछ लोगों को, जो ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, हमारा जो पर्सनल लेवल में जो बात होता है वो बड़ा क्लियर था कि ये जो सेंटर का जो इम्पोजिशन की पर चल रहा था बीजेपी एक पार्टी के पर, उससे पर बहुत एक बैड इम्पैक्ट पड़ा. इट वाज नॉट ए डिवाइडेड हाउस. अदरवाइज ऐसे कभी नहीं हुआ कि त्रिकोणीय कंटेस्ट में बीजेपी नंबर 1 पोजीशन हराया. तो इस बार ये हराया, मतलब आप देख सकते हैं वो कितने डिवाइडेड हाउस बीजेपी था. तो इसका जब विश्लेषण बाद में मेरा ख्याल में जब पार्टी करेगा तब उनको पता चलेगा. तो ये क्या बात है. दूसरा बात ये है, हमने भी एक पीछे ये चर्चा भी किया था, जो ट्रेडिशनल जो नोशंस है, एंटी इनकम्बेंसी, कास्ट, कम्युनिटी, आई स्टिल स्टिक टू दोज थिंग्स. अगर वो कास्ट कम्युनिटी वाला होंगे तो बीजेपी वाले भी वही खेल खेले होंगे. तो कहाँ गए उनका लिंगायत वाले. और देवेगौड़ा जी का इतना बुरा हालत, जो भोकालिगा का अनक्वेश्चनेबल लीडर. पता है लोग इस पर वोट नहीं देते हैं. इलेक्शन में जब कोई होता है कि परसेप्शन पर वोट लोग वोट करते हैं. ये जो परसेप्शन जो हुआ, इसका मतलब 2 बात से प्रेटी क्लियर. आइदर जब इतना दबाव में ये जो सरकार जो चेंज हुए हैं, एंड येडियुरप्पा उनका टॉलेस्ट लीडर को हटाने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा है स्टेट बीजेपी गवर्नमेंट का, ये मानना पड़ेगा वो उसमें जरूर कुछ कमी रहा है. तो इसीलिए लोग तो डिससेटिस्फाइड थे. लोग बोलते बहुत इट वाज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट्स. परसेप्शन, आई एम टॉकिंग ऑफ पीपल्स परसेप्शन. बिकॉज वोटिंग जब होता है, अल्टीमेटली जब पोलिंग बूथ जाके लोग वोट देते हैं, वो परसेप्शन ही पर वोट देते हैं. तो वो परसेप्शन में आइदर वो इनकम्पिटेंट, और जो भी किए होंगे, जस्ट बिकॉज इट वाज ए डिवाइडेड हाउस, दैट वाज नॉट इवन एडवर्टाइज्ड, और लोगों को ठीक से बताया भी नहीं किया गया. ये भी एक रीजन हो सकता है. करप्शन एक रीजन हो सकता है. गवर्नमेंट का इनकम्पिटेंस एक रीजन हो सकता है. एंड तीसरा जो बात है वो बड़ा जरूरी है कि देखिए डेवलपमेंट पर लोग वोट देते हैं आजकल. जैसे जो मोदी, पर्टिकुलरली जब हमारा प्रधानमंत्री मोदी जब नेशनल फिगर बने, यहाँ प्रधानमंत्री बने, कि उनका जो पॉलिटिक्स में आने के बाद एक पर उन्होंने डेवलपमेंट पर चुनाव जीते हैं. वो बोलते हैं डेवलपमेंट एंड जो मैं बोला था जो वेलफेयरिज्म, जो डिस्ट्रीब्यूशन करके सोशल वेलफेयर में जो लोग आप बांटते हो. तो इसमें क्या अभी देखा गया अभी कर्नाटक में, हो सकता है वो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट को थोड़ा सा कम हो गया है. जो डिस्ट्रीब्यूशन जो वेलफेयर में जो वादे हैं, जो कांग्रेस ने जो सब वेलफेयर मेजर्स जो प्रॉमिस किया है, सबको पैसा बांटेंगे, अनएम्प्लॉयड आदमी को 5,000 रुपया देंगे हर महीने, किसी लेडी को 10-10 हज़ार रुपया देंगे, इनको इतना मुफ्त गैस सिलेंडर देंगे.
ये जो फ्रीबीज जिसको हम बोलते हैं फ्रीबीज, वो फ्रीबीज जो कॉम्पिटिटिव जो पॉलिटिक्स में जो फ्रीबी वाला जो प्रॉमिस आ जाता है, तो हो सकता है कि ये जो कांग्रेस का जो फ्रीबी वाला जो प्रॉमिस वो 1000 टाइम्स बेटर था बीजेपी वालों ने जो फ्रीबी वाला जो किए होंगे, ये भी एक रीजन हो सकता है। एंड थर्ड थिंग, of course, as I said, general administration incompetence, something definitely must be lacking in this BJP government. Otherwise, this sort of election result was little unexpected. All told, it never happened. इतना एक तरफा जैसे एक इलेक्शन, ये जो चुनाव जो देखा जाता है, तो ये एक एस्पेक्ट हो गया ये इलेक्शन का। देन अभी इसका इम्प्लीकेशंस क्या है, इससे क्या आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये हो गया तो इसका जो परिणाम से क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले ये क्वेश्चन में आता है, अरे ये कर्नाटक में स्टेट में ये हार गया, मतलब कांग्रेस आ गया, मतलब दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ बीजेपी एंड दिस इज द डन ऑफ कांग्रेस revival. I mean the fortune of Congress is going to revive, and जब 2024 में नेशनल इलेक्शन होगा तो जरूर बीजेपी सरकार जाएगा, ये कांग्रेस एंड लेड अपोजिशन पार्टीज जो भी करेंगे वो आएंगे। कर्नाटक का इतना जैसे मैंने बोला अद्भुतपूर्व विजय के बाद, बट मेरे ख्याल में ये सोचना कोई बुद्धिमान का काम नहीं है। आपको मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अपने ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ और याद दिलाना चाहता हूँ कि 2019 से पहले काफ़ी स्टेट्स में इलेक्शंस हुआ था। आप याद कीजिए, ये कर्नाटक में भी इलेक्शन हुआ था। कर्नाटक में उस इलेक्शन में बीजेपी जीता नहीं था, ये कांग्रेस इसके बाद नंबर 1 पार्टी था, बट देन इन लोगों ने अलायंस बनाया, सरकार बीजेपी का नहीं बना था। जब 2019 में मोदी जब पार्लियामेंट इलेक्शन लड़े हैं, तब कर्नाटक का जो सरकार था वो कुमार स्वामी एंड कांग्रेस लेड कोएलिशन का सरकार था। बट मोर इम्पोर्टेंट दैन दैट वाज दैट कि जो इलेक्शन हुआ था मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, 3 स्टेट्स में बीजेपी का सरकार था और 3 स्टेट्स में बीजेपी हार गया था। ये तीनों स्टेट्स में कांग्रेस का सरकार था। तो इन्हें वे आप बोल सकते हैं कि 2019 का जनरल इलेक्शन से पहले 6 महीने के अंदर जो सब स्टेट लेवल में जो इलेक्शन सब हुआ था, वो चारों राज्यों में, यानी वो चारों बड़े राज्य हैं, ये चारों राज्य में कांग्रेस का सरकार था, कांग्रेस जीता था और बीजेपी हारा था। लेकिन जब पार्लियामेंट इलेक्शंस हुआ तो रिजल्ट कंप्लीटली डिफरेंट हो गया। राजस्थान में 24-24, मध्य प्रदेश में 30-29 आउट ऑफ 30 एंड इवन कर्नाटक में मेजर। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दिस, जो स्टेट लेवल इलेक्शंस एंड नेशनल इलेक्शंस का ट्रेंड्स अलग अलग होता है। तो कोई स्टेट लेवल का परफॉर्मेंस पर आप नेशनल लेवल में क्या होगा, ये आप पूरा सटीक तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये सच नहीं हुआ था। आजकल का हिंदुस्तान का जो वोटर्स वो इतना बुद्धिमान हो गए हैं, दे डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट आर लोकल इश्यूज, व्हाट आर स्टेट इश्यूज एंड व्हाट आर नेशनल इश्यूज। दे मे बी वोटिंग one particular party for local issues, another political party for state issues, but when the question of national issues come, they may vote for yet another party. And exactly that is what precisely happened in 2019, despite the fact that 4 states the voters gave power to Congress, but in the Lok Sabha elections they all voted for Modi led BJP. इवन आप और कुछ भी स्टेट्स है जहां आप देखे होंगे, ओडिशा फॉर और एक उदाहरण देता हूं। ओडिशा में जब लास्ट 2019 में इलेक्शन हुआ, ओडिशा इज वन ऑफ दो स्टेट्स
वहाँ नेशनल इलेक्शंस एंड असेंबली इलेक्शंस साइमल्टेनियसली होता है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और भी कोई 2-3 स्टेट्स हैं ऐसे। तो वहाँ देखा गया कि लोगों ने क्या किए हैं, नेशनल लेवल के लिए एक ही इलेक्शन होता है, एक ही टाइम में एक ही बूथ को जाते हैं, पर्ची अलग अलग होता है। तो असेंबली इलेक्शन का पर्ची में वो देंगे लोकल पार्टी को, नवीन पटनायक जी का पार्टी को, लेकिन वही बूथ में जब नेशनल लेवल का पर्ची होगा वो मारेंगे कमल एंड मोदी को। इसीलिए उन्होंने कोई 8-10 सीट वहाँ की 12 सीट जीता है बीजेपी ने। तो जो पॉइंट मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ कि ये है कि जो लोगों वो जानते हैं नेशनल लेवल पॉलिटिक्स क्या है, स्टेट लेवल पॉलिटिक्स क्या है, उसमें वो डिफरेंशिएट करते हैं। करने के बाद उनका दिमाग लगा के वो वोट देते हैं। तो इस बेसिस पर मोदी सरकार का भविष्य के पार अटकल लगाना ये मेरा ख्याल में कोई बुद्धिमान का काम नहीं है। दूसरा क्या लेसन इससे मिलता है? दूसरा लेसन ये मिलता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है चाहे ये बीजेपी पार्टी है। अब एंड पर्टिकुलरली मैं अभी ज़्यादा एम्फेसिस दूंगा बीजेपी को, बिकॉज बीजेपी अभी देश का नंबर 1 लार्जेस्ट पार्टी है। एंड आई थिंक इन टर्म्स ऑफ मेंबर्स it is now said or claimed कि it is the largest political party of the world। तो इसमें क्या होता है कि आप जब पार्टी का प्रभाव एंड सक्सेस कैसे होता है, ये होता है कि जब आप कॉन्टिनेंटल साइज ऑफ कंट्रीज लाइक इंडिया का बात कर रहे हैं, देन हम हमेशा बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, देयर शुड बी एज मच अकोमोडेशन एज पॉसिबल दैट इंक्लूसिव पॉलिटिक्स। लेकिन आप क्या करोगे अगर आप सोचोगे कि एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय द सेंटर एंड सेंट्रल लीडरशिप, जैसे मैंने बोला कर्नाटक में यही हुआ। इसका जो दुर्गति का मेरा ख्याल में नंबर 1 रीजन है, जैसे मैंने पहले बताया था, जब वो सेंट्रल लीडरशिप ज़्यादा इंटरफियरेंस न करने लगा, स्टेट लेवल के वो डिसाइड करेंगे वहाँ का कौन सा नेता है, तो दुर्गति शुरू हुआ ना। अब देखिए जब भी जहाँ जहाँ इलेक्शन हुआ है, जहाँ सब सपोज बीजेपी का बात कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ जीता है भाई, जो एंटी इनकम्बेंसी को डिफाई करके स्टेट गवर्नमेंट होने के बाद भी बड़े स्टेट्स का बात कर रहा हूँ, जो आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ स्मॉल स्टेट्स लाइक से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जो बड़े स्टेट्स होते हैं रिलेटिवली, आप देखिए कहाँ कहाँ वो जीते हैं। इवन छोटे स्टेट्स को भी आप काउंट कर सकते हैं, ऐसे बात नहीं कि वहाँ भी ये जो ट्रेंड में जो बता रहा हूँ, जो प्रिंसिपल है कि वो लागू होता है ना नहीं। जहाँ देखोगे कि आपका लोकल लीडरशिप स्ट्रांग है, बीजेपी का लोकल लीडरशिप स्ट्रांग है, एंड उस लोकल लीडरशिप को सेंट्रल लीडरशिप दबाता नहीं है, एंड वो लोकल जो मोस्ट विजिबल फेस, जो मोस्ट पावरफुल जो पर्सनालिटी होता है स्टेट में, उसको डेनिग्रेट करके और कोई कॉम्पिटिटिव पावर स्ट्रक्चर्स खड़ा करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, वहाँ उनको सक्सेस हो गया। अब देखिए असम में हेमंत शर्मा जीते ना, यूपी में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जीते हैं। तो ये कैसे जीते हैं? इवन एंटी इनकम्बेंस को डिफाई करके, बिकॉज ये जो लोगों का जो परसेप्शन है, उन्होंने मान लिया गया, उन्होंने बोले कि यहाँ ठीक है, सेंट्रल लीडरशिप मोदी इज ए नेशनल फिगर। मोदी को स्ट्रांग करने के लिए द बेस्ट तरीका होता है कि स्टेट का जो स्ट्रांग लीडर्स है, जो परसीव्ड जो स्ट्रांग लीडर है, उसको कमजोर मत कीजिए, उसको सुदृढ़ कीजिए, उसका पीछे मत लग जाइए। अगर आप उसके साथ देंगे देन वो तो खुद जीतेगा, लेकिन वो जीतने के बाद भी एक्चुअली आपको भी फायदा होगा जब इलेक्शंस होगा। एक स्ट्रांग जो उत्तर प्रदेश में अगर हमारा है योगी आदित्यनाथ, ये स्ट्रांग होने के बाद जब 2024 में इलेक्शन होगा, फायदा किसको होगा? फायदा होगा मोदी जी को होगा ना, जिस सेंट्रल लीडरशिप को होगा ना।
लेकिन अगर वो सेंट्रल लीडरशिप सपोज 2019 में वो जैसे बहुत चर्चित हुआ कि योगी को तो हटा रहे हैं और दूसरा कोई होगा, वो तो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, अगर वो बीजेपी करता तो मेरा ख्याल में जैसे कर्नाटक में अभी हुआ वो भी बिल्कुल पिट जाते। वहाँ जैसे आइडेंटिफाइड फिगर हेमंत शर्मा के पीछे है वो करेगा। सिमिलरली अभी जो इलेक्शन अभी होने वाले हैं, राजस्थान है कि फॉर दैट मैटर मध्य प्रदेश है, भाई लेटस बीजेपी को ये शिक्षा है, प्लीज छेड़खानी मत करो। यू नो आइडेंटिफाई परसीव जो लीडर्स हैं उनका हाथ आप सुदृढ़ करो। उसका हाथ सुदृढ़ नहीं करेगा, उनके पीछे पड़ के आपका जो मर्जी में आ गया, आप बोलोगे नहीं नहीं ये करेंगे, मैं उसको टिकट नहीं दूंगा। ये जगदीश शेट्टर जी फॉर इंस्टेंस हार गए, मैंने सुना, बट ये एक एब्सर्ड थ्योरी नहीं। लोग क्या बुद्धू है। मेरे को बेंगलोर में हमारा एक ब्यूरोक्रेट फ्रेंड ने मेरे को फ़ोन किया, बोला था, बोला कि ये हमको समझ में नहीं आता है, आप बीजेपी बोलता है हम आपका बीबी को टिकट दे देंगे, आपको सेंट्रल यूनियनशिप में मंत्री बना देंगे, आपका बेटा को ये कर देंगे, लेकिन आपको टिकट नहीं देंगे। इसका मतलब क्या है? इफ दैट मैन इज नॉट कॉम्पिटेंट फॉर बिकमिंग इन योर ओपिनियन एन एमएलए ऑफ कर्नाटक, आप इसको सेंटर में भारत वर्ष यूनियन में मंत्री कैसे बना दोगे यार? इफ ए पर्सन इज कॉम्पिटेंट ऑफ बिकमिंग भारत का वर्ष का मंत्री, यूनियन मंत्री बनेगा, वहां एमएलए के लिए वो कॉम्पिटेंट नहीं है। आप बोलते कोई बात नहीं, उसका बीबी को दे देंगे, उसका बेटा को दे देंगे, लेकिन उसको नहीं देंगे। इसका मतलब क्या 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 मैसेज आप देते हो लोगों को? लोग क्या इतना बुद्धू हैं? भाई आइदर तुम बोलते हो कॉम्पिटेंस नहीं, यू चूज योर ओन कैंडिडेट, बट डोंट गिव दिस सेट ऑफ आर्गुमेंट। आपको हम यहां मंत्री बना देंगे, वहां टिकट नहीं देंगे। ये सब करके लेट मी कम बैक टू माई ओरिजिनल पॉइंट। दैट ओरिजिनल पॉइंट ये है कि इसमें सीखा क्या गया कि अगर आप कोई नेशनल पार्टी का बात करता हूं, चाहे बीजेपी है चाहे भी कांग्रेस का दुर्गति क्यों है? कांग्रेस का इतना दुर्गति इतने सालों में क्या हुआ? बिकॉज एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड हियर फ्रॉम दिल्ली एंड दैट टू बाय 3 or 4 पीपल। आई एम नॉट गोइंग टू से ओनली वन फैमिली। तो वहां जितने जो लोकल जो टैलेंट्स है, जो लोकल जो रीजनल लीडर्स है, आप इनको लिटरली यू मेड देम पीपल ऑफ नो कंसिक्वेंस। देन आपका पार्टी का हालत क्या हुआ? मेरा ख्याल में बीजेपी को ये जो शिक्षा लेना चाहिए, ये जो देयर इज ए ट्रेंड, देयर इज सम पीपल, सम जो राजनीतिक विश्लेषक लोग बोलते हैं जैसे कांग्रेसाइजेशन ऑफ द बीजेपी, मतलब कांग्रेस का जितना बैड ट्रेंड्स है वो आजकल बीजेपी कर रहा है। अगर होगा जैसे कांग्रेस का हालत हुआ है, आपका भी हालत ऐसे हो जाएगा। तो these are the two most important lessons from this election that मेरे ख्याल में, मेरे दिमाग में राइट नाउ आता है। एंड जैसे मैंने शुरू से बताया था कि जैसे पूरा रिजल्ट आएगा एंड उसका फैक्ट्स फिगर्स ये करके उसके तो सीरियस एनालिसिस हम बाद में करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।